हेलो माय चैम्पियन, सब लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि BEGC 132 के लिए दोस्तों आपने मेरे द्वारा बनाई गई 2 वीडियो देख ली होगी। और नहीं देखा है तो दोस्तों जल्द से जल्द उन 2 वीडियो को देख लीजिए। टोटल 4 वीडियो दोस्तों मैंने बनाने का आपसे प्रॉमिस किया था। ये 3rd वीडियो है ना। ये 3rd वीडियो है क्योंकि आपकी किताब में टोटल 4 ब्लॉक हैं और चारों ब्लॉक के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही लिखे हैं आपके लिए, जितने भी एक्सप्लेनेशंस आएंगे वो सारे ही लिख दी हैं। मैंने पूरी कविता ही आपके सामने दोस्तों एक्सप्लेन की हुई है। मैंने कोई 4-5 लाइन एक्सप्लेन नहीं की है जैसे कि आपने पहली वीडियो और दूसरे वीडियो में देखा होगा, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, लेकिन उन्हीं कविताओं में, उन्हीं पोएम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपकी बुक का नाम है दोस्तों सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या, भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे पोइट हुए हैं, पोइटेस हुई हैं, कवि और कवियत्री हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, है ना, लिटरेरी वर्क है उनका। तो कुछ चुनिंदा रचनाओं के बारे में हम बातें कर रहे हैं। और कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या कि भारत के अंदर दोस्तों अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रीजन के लोग हैं दोस्तों, उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है। इसलिए दोस्तों पूरे भारत की परंपरा अगर समझनी है, पूरे भारत का अगर आपको साहित्यिक ज्ञान, लिटरेरी नॉलेज लेना है, तो आपको अलग अलग रीजन के, अलग अलग इलाकों के साहित्य पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों राजस्थानी लिटरेचर है, ऐसे ही पंजाबी लिटरेचर है ना, बंगाली लिटरेचर है, ऐसे ही तमिल लिटरेचर है। तो ये हमारी कल्चर डाइवर्सिटी है कि हम अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के होते हुए भी एक रहते हैं। यही हमारी डाइवर्सिटी है दोस्तों, इसी में भारत की यूनिटी है, इसी से भारत देश हमारा बहुत खूबसूरत बनता है। मास्टर वीडियो सीरीज चल रहा था दोस्तों अपना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई 4 वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए, और मैंने 5 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट तैयार किया है। क्योंकि दोस्तों 20-30 मिनट के वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं निकलता इस किताब में। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करनी, अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि पेपर में मैं बिल्कुल पास हो जाऊंगा और अच्छे नंबर भी लेके आऊँगा, तो दोस्तों चारों वीडियो को देखिए आप इत्मीनान से। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो का स्पीड आप 2 या 1.5 कर लेना, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने लेके हैं हर बार की तरह, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द आप कंप्लीट कर पाएँ वीडियो। और दोस्तों एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाएं, उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लिखता है, जो भी आपको याद होता है, टूटी फूटी इंग्लिश जो भी आप समझते हैं, लिखते हैं, उसमें आप समझने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट मैं बार बार कहता हूँ, आपको अपने ऊपर करना है दोस्तों, अपने लिए लड़ना है, ठीक है। तो 40 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर मैंने डिस्कस किए इन चारों वीडियोज़ में, क्योंकि इसके अंदर PYQ भी मैंने इंक्लूड कर दिया, बेस्ट पॉसिबल आंसर जो हो सकता है, ठीक है, ताकि अपने नंबर कहीं से ना कटें। तो दोस्तों ईयरफोन लगा लें आप, और वीडियो का स्पीड 1.5 या 2 रख लेंगे। और अब ऐसी जगह पे बैठ जाए जहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना करे कोई 1-1.5 घंटे। दोस्तों हो सकता है कि साल भर हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की, किसी भी रीज़न की वजह से, है ना, या तो आपको सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आया, या फिर कोई ट्यूटर आपको मिला नहीं, या फिर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो पाया, सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाए, या फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोई भी रीज़न हो दोस्तों, आपके पास में लास्ट मौका है इस सब्जेक्ट में बेहतर करने का। जितने नंबर आप गेन कर सकते हैं दोस्तों, उतना आप हासिल करने की कोशिश कीजिए। एक लाइन के साथ शुरुआत करते हैं, योर पास्ट फेलियर्स आर चैप्टर्स। यानी कि हमारा जो बीता हुआ कल था, पास्ट था, जिसमें हमने बहुत सारे सेटबैक झेले, बहुत सारे फेलियर्स झेले हैं ज़िंदगी के अंदर, नोट द होल स्टोरी। वो केवल पूरी कहानी नहीं है। कुछ लोग मान के बैठ जाते हैं कि ज़िंदगी के अंदर लाइफ में क्या होगा, अभी तक तो कुछ अचीवमेंट लिया नहीं है ना, कोई मुझे जानता नहीं है, ना ही मेरे पास में कोई जॉब है, ना ही कोई स्टेटस है। दोस्तों अभी भी हमारे पास में क्या बाकी है? हमारे पास में करेज बाकी है दोस्तों, विल पावर बाकी है, जिसके बदौलत हम आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे अपने लिए। दूसरे के लिए तो बहुत मेहनत कर ली, एफर्ट कर लिए, लेकिन अब हम अपने लिए स्टैंड करेंगे, खुद के लिए मेहनत करेंगे। और जब भी आप अपनी मार्कशीट को देखेंगे BEGC 132 में, आपको लगेगा कि वास्तव में लास्ट टाइम पे की गई हार्ड वर्क है, उसका ही रिजल्ट आया था। और फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं दोस्तों मेहनत से, हार्ड वर्क से। तो अपने ऊपर भरोसा रखें। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि गिव एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि आप हिंदी में दोस्तों संदर्भ, प्रसंग और व्याख्याएं लिखा करते थे कविताओं की, वैसे ही यहाँ पे कुछ लाइनें आपको दी जाएंगी, कुछ कविताओं में कुछ पोएम्स दी जाएंगी। दोस्तों मुझे नहीं पता, पहली बात मुझे नहीं पता है कि कौन सी लाइन हो सकती है, कौन सा पैराग्राफ हो सकता है इस पोएम का, लेकिन मैंने पूरी ही पोएम लिख दी है। तो दोस्तों हम रहेंगे सेफ साइड, हमें सेफ गेम खेलना दोस्तों, और इसलिए पूरी पोएम का ही अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि इस पोएम में कहीं से भी कोई लाइन आई, देखो कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, जैसे कि डांसिंग कोबरा आइज़, और इसकी लास्ट लाइन है ऑन दोज फुल मून नाइट्स। ये
आ चुका है 2 बार, ठीक है। ऐसे ड्रंक विद सेलेवा, सक्ड फ्रॉम द ड्रिपिंग माउथ, ये भी आ चुका है। अब कुछ भी आ सकता है दोस्तों, है ना, कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि पूरी कविता ही, पूरी पोएम ही आपको पढ़ा देता हूँ। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मोबाइल स्क्रीन को रोटेट कर लेना। इस वीडियो का स्पीड 1.5 रखना, कम से कम 1.5 रखना, 2 या 3 आप रख सकते हैं अगर आपको समझ में आती है चीज़ें। डांसिंग कोबरा आइज़, मैं पहले रीड करता हूँ, फिर आपको मीनिंग बताऊँगा, स्पेलिंग्स बताऊँगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आई। डांसिंग कोबरा आइज़ ट्विस्ट इनटू द बॉडी, स्ट्राइकिंग एट ए कॉर्नर ऑफ द सोल, asleep striking one's tongue out on those full moon nights, drunk with saliva, sucked from the dripping mouth, my poisonous poetry scattered like fragrant flowers, frightened to smell them alone, you bring to your aid. Those soaring birds of prey, denying Shiva this time, standing on the power of the god of anger, I tease the kites as them, are you well? You fly away, disappear in the distance like a dot. I cannot touch the shadow of your wing. I will be born again and again as a devil, as a ghost, as a Kali and Isaki. As the vengeful फरीज आई विल टेरराइज यू एंड फॉलो यू। कोई दिक्कत नहीं यार, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो पैसेंस रखो, पैसेंस रखो। मैं समझाने के लिए तो दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी दोस्तों अपन बेटर परफॉर्म करेंगे, बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखो आप। सबसे पहले तो अपन इंपॉर्टेंट वोकैब देखते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा अपन नॉलेज लेंगे। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब क्या है? ट्विस्ट का मतलब होता है मुड़ना। स्ट्राइकिंग का मतलब क्या? देखो स्ट्राइकिंग एट ए कॉर्नर, स्ट्राइकिंग का मतलब होता है वार करना अथवा चोट करना। सोल का मतलब जानते हैं आप, आत्मा, SOUL आत्मा। एस्लीप का मतलब सोई हुई। फुल मून नाइट्स का मतलब पूर्णिमा की रातें। ड्रंक का मतलब नशे में। सलाइवा का मतलब लार। ड्रिपिंग माउथ मतलब टपकता हुआ मुंह। पॉइजनस का मतलब जानते हैं दोस्तों जहरीला। पोइट्री यानी कि कविता, देखो ये लिखा है माई पॉइजनस पोइट्री, पोइट्री यानी कि कविता। स्केटर्ड का मतलब क्या है? स्केटर्ड, स्केटर्ड माने होता है बिखरी हुई। फ्रेगनेंट फ्लावर्स का मतलब होता है सुगंधित फूल। फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ। और बर्ड्स ऑफ प्रे का मतलब होता है शिकारी पक्षी। डिनाइंग का मतलब क्या है? अस्वीकार करना, एक्सेप्ट नहीं करना। गॉड ऑफ एंगर, गुस्से का देवता। और टीज यानी कि चिढ़ाना, ठीक है, टीज यानी कि चिढ़ाना। आगे भी है कुछ स्पेलिंग्स, जैसे कि दोस्तों डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब समझते हैं दूरी। डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना। और शैडो का मतलब हमारी परछाई। विंग का मतलब पंख होता है। और डेविल का मतलब दोस्तों ये एक वर्ड है ना डेविल, डेविल का मतलब होता है शैतान। घोस्ट का मतलब भूत। काली का मतलब दोस्तों शक्ति और विनाश की देवी। माँ काली की पूजा करते हैं ना हिंदू धर्म में, तो शक्ति और विनाश की देवी डिस्ट्रॉयर हैं माँ काली। ईसाकी कौन है? दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की एक दोस्तों लोक देवी है, वहाँ के लोग मानते हैं ईसाकी को। वेंजीफुल फोरीज का मतलब होता है बदला लेने वाली क्रोधित शक्तियाँ, ऐसी पावर्स जो कि रिवेंज लेती है उनको कहते हैं वेंजीफुल फरीज। टेरराइज का मतलब क्या? आतंकित करना अथवा किसी को डराना। और फॉलो यू का मतलब क्या? पीछा करना। तो दोस्तों कीवर्ड आपको मैं बता देता हूँ, ये आप कुछ कीवर्ड याद रखना। देखो एक तो कोबरा, डांसिंग कोबरा। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे कि ये जो पोएम है ये किस पोइट ने लिखी है? मतलब तो आपको मैं समझा दूंगा। दोस्तों कीवर्ड याद रखो, कोबरा है ना, या सोल आ जाए कहीं पर, फुल मून नाइट्स आ जाए, ड्रंक आ जाए कहीं पे, सलाइवा आ जाए, पॉइजनस पोइट्री आ जाए, फ्राइटनड आ जाए, बर्ड्स ऑफ प्रे आ जाए यानी कि शिकारी पक्षी। और देखो आई कांट टच, आई कैनॉट टच शेडो ऑफ योर विंग। तो बार बार इस पोएम को रटो, आप इस पोएम को रटो, क्योंकि कोई सा भी पैराग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। काली आ जाए, ईसाकी आ जाए, डेविल आ जाए, है ना, भूत प्रेत आत्मा, ये सब। काली, माँ काली, ईसाकी यानी कि साउथ इंडिया की एक लोक देवी है, ये सब वर्ड आ जाएं तो दोस्तों हमें सीधा लिख देना है दिस पोएम इज़ बाई एन.टी. राजकुमार, कि ये जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है? बाई एन.टी. राजकुमार। वो कौन थे? एक तमिल दलित पोइट थे। इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई अनुसुईया शिवनारायण। यानी कि दोस्तों तमिल भाषा के अंदर एन.टी. राजकुमार ने ये पोएम लिखी थी, लेकिन तमिल लैंग्वेज के अंदर दोस्तों हम समझ नहीं पाते, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट अनुवाद किसने किया अंग्रेजी में इसका? अनुसुईया शिवनारायण। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अनुसुईया शिवनारायण का नाम याद नहीं रहता है, आप तो इतना लिख देना कि ये जो पोएम है वो एन.टी. राजकुमार ने लिखी है, इतना तो लिख ही सकते हो ना।
द पोएम बिलोंग्स टू दलित पोइट्री वेयर द पोइट स्पीक्स अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशंस, फियर, साइलेंस एंड इनजस्टिस। तो दोस्तों ये दलित पोइट्री है, दलित कविता है। दलित लोग कौन होते हैं? जो समाज में दबे कुचले हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जिसको न्याय नहीं मिलता, जिसके पास में रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है आगे बढ़ने के, जिसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जिसके पास घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जिनका सोशियो और इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत ख़राब है, ऐसे व्यक्तियों को हम सोसाइटी के अंदर क्या कहते हैं? दलित। और उन्हीं की लाइफ पर दोस्तों पोइट्री कविता लिखी है किसने? एनटी राजकुमार ने। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, वेयर द पोइट स्पीक्स अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशंस, यानी कि दलितों को दबाया जाता है जाति के नाम पर कि तुम निचली जाति के हो, हम ऊंची जाति के, हम श्रेष्ठ जाति के हैं, तुम हमारे साथ खाना नहीं खा सकते, तुम हमारे साथ घूम नहीं सकते। फियर, उनके दलितों को काफ़ी मतलब आतंकित किया जाता है, डराया जाता है। साइलेंस, वो चुप्पी साध लेते हैं किसी बात पर। इनजस्टिस, अन्याय होता है। राजकुमार ऑफ्टन यूजेज फोक गॉड्स, यानी कि आसपास के जो स्थानीय देवी देवता थे उनका प्रयोग करते हैं राजकुमार जी। और गॉडेस यानी कि देवियाँ, घोस्ट्स, स्नेक्स, एंगर एंड रिवेंज एज पावरफुल सिंबल्स। तो ये प्रतीक का काम कर रहे हैं यहाँ पर देवी देवता, भूत, सांप और ये जो गुस्सा है, ये सब सिंबल का काम यहाँ पे कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देख लो दोस्तों, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों ही एक साथ लिख दिए। रेफरेंस में तो आपको क्या लिखना है? दिस पोएम इज़ रिटन बाय एनटी राजकुमार। और कॉन्टेक्स्ट में फिर लिख देना ये सब कि इस पोएम के अंदर एनटी राजकुमार क्या कहना चाह रहे हैं कि दलित पोइट्री है ये, जहाँ पर एक दलितों को दबाया जाता है जाति के नाम पर, उन्हें डराया जाता है, वो चुप रह जाते हैं, वो जीवन भर बोलते नहीं हैं, आवाज़ नहीं उठाते, विरोध नहीं करते और इनजस्टिस, अन्याय को झेलते रहते हैं। इस तरह से मिला करके लिख देना। अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो दोस्तों इन वर्ड्स को रट लो, मैंने जो बताया। फियर मतलब डर, साइलेंस मतलब चुप्पी, इनजस्टिस का मतलब अन्याय। तो जैसी भी अपनी टूटी फूटी इंग्लिश है हम लिख के आएंगे यार, और हमें पास होना है। सबसे पहला गोल क्या है? पास होना है कैसे भी करके। तो एनटी राजकुमार ने ये कविता लिखी है, पोएम लिखी है, और ये तमिल दलित पोइट थे, यानी कि तमिल क्षेत्र के लोग, जो दलित लोग थे उनके बारे में इन्होंने बताया है। अब फटाफट से मैं एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या बता देता हूँ। इन द पोएम, पहले मैं इंग्लिश में रीड करूँगा, पूरी पोएम इंग्लिश में रीड करूँगा और फिर अपन मेन मैसेज की तरफ जाएंगे। इन द पोएम, ईयरफोन लगा के रखना और स्पीड है इस वीडियो का डेढ़ ही रखना दोस्त, क्योंकि अदरवाइज नहीं देख पाओगे आप पूरा कंटेंट। इन द पोएम कोबरा आइज शो एंगर, अलर्टनेस एंड रेजिस्टेंस। द ओप्रेस्ड सोल विच वाज वन स्लीपिंग is now waking up. The cobra becomes a symbol of Dalit power and revenge. दोस्तों यहाँ पर जो एंटी राजकुमार है वो कोबरा की आंखों के बारे में बातें कर रहा है। कोबरा क्या होता है? एक प्रकार का सांप होता है, बहुत पॉइजनस स्नेक रहता है कोबरा। तो कोबरा की आंखें है ना, उसके अंदर क्या है? विद्रोह है, यानी कि वो, उसको पता है कि मुझे कौन डरा रहा है। और कोबरा की आंखें हैं वो एक खतरे का प्रतीक भी है। यहाँ पर जो एंटी राजकुमार पोइट हैं वो दलितों की जो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस, उसको जगाना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर जो ऊंची जाति के लोग हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग जाग जाओ, इनका विरोध करो, इनके अगेंस्ट तुम लड़ो, फाइट करो। तो कोबरा की आंखें क्या? कवि की गुस्सेल आंखें हो गई हैं। कोबरा की आंखें विद्रोह को बता रही हैं और खतरे का प्रतीक, डेंजर का सिंबल है। यानी यह कविता दबे हुए लोगों को जगाना चाहती है। अब उनको बताना चाहती है कि भाई अपने राइट्स के बारे में जानो, अगर तुम्हें कोई दबाने की कोशिश करता है तो लड़ो। डांसिंग कोबरा, इसका मतलब ये है। यहाँ पर आगे चलो, द लाइन माई पॉइजनस पोइट्री स्केटर्ड लाइक फ्रेगनेंट फ्लावर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। पोइट्री इज कॉल्ड पॉइजनस बिकॉज इट अटैक्स इनजस्टिस एंड कास्ट प्राइड, बट इज़ आल्सो लाइक फ्रेगनेंट फ्लावर्स बिकॉज इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी टू द ओप्रेस्ड पीपल। ओप्रेस्ड पीपल का मतलब ऐसे लोग जिनको दबाया जाता है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। द बर्ड्स ऑफ प्रे and kites represents powerful oppressors or critics who fear Dalit poetry. They try to escape because they cannot face the truth. तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइन आया है, poisonous poetry scattered like fragrant flower। इसका मतलब क्या दोस्तों? यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। कविता जहरीली भी है, पॉइजनस भी है, और ये जो कविता है, ये जो पोएम है, बिल्कुल एक फ्रेगनेंट फ्लावर की तरह है, सुगंधित फूल की तरह है। यहाँ पर दोस्तों जो शोषण करता है, जो दूसरे लोगों को दबाता है,
उनके लिए तो ये कविता जहर है। क्योंकि दोस्तों अगर मान लो मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं कविता पढ़ लूँगा तो इसमें मैं सोचूंगा कवि क्या ज्ञान दे रहा है यहाँ पे, ये तो जगाना चाह रहा है दलितों को, तो मेरे लिए तो जहर का काम करेगी कविता। लेकिन दोस्तों अगर पीड़ित हैं आप, विक्टिम हैं, अगर आप दलित हैं, आपको दबाया जाता है, तो दोस्तों इस कविता में आपको सुंदरता दिखेगी, शक्ति दिखेगी और आप जानेंगे कि मुझे भी मुक्त होना है, मुझे भी लड़ना है इन ओप्रेसर्स के खिलाफ, मुझे जो भी दबाएगा उनके खिलाफ मैं लड़ूंगा। आगे है बर्ड्स ऑफ प्रे एंड काइट्स। ये क्या है दोस्तों, शोषक शक्तियों या ताकतवर लोगों के प्रतीक है। जो लोग दबाने की कोशिश करते हैं उनको यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब प्रतीक का काम कर रहे हैं, सिंबल का काम कर रहे हैं काइट्स और बर्ड्स ऑफ प्रे। जैसे कि मैं आपसे हर बार कहता हूँ ना, डार्क क्लाउड, गहरे काले बादल, वो भी प्रतीक है, सिंबल है, और वो हमें क्या बताते हैं, किसी इंसान की लाइफ में बहुत दुख है, गहरा दुख है। इसी तरह से दोस्तों जो काइट है और बर्ड्स ऑफ प्रे है, शिकारी पक्षी, वो भी प्रतीक का, सिंबल का काम कर रहे हैं। और वो किसके बारे में बता रहे हैं, शोषक शक्तियों और ताकतवर लोगों के बारे में बता रहे हैं जो कि दबाते रहते दलितों को। कभी उन्हें चिढ़ाता है क्योंकि अब वो डरता नहीं है, वह सीख को भी नकारता है और एंगर के देवता की शक्ति पर खड़ा होकर अपना प्रतिरोध यानी कि विरोध करता है। देखो आगे लिखा हुआ ना, व्हेन द पोएट सेज ही विल बोर्न अगेन, सॉरी इससे पहले क्या लिखा हुआ है, हाँ, द बर्ड्स ऑफ प्रे एंड काइट्स रिप्रेजेंट पावरफुल ऑपरेसर्स और क्रिटिक्स हु फियर दलित पोइट्री। यानी कि ऐसे लोग जो कि शोषण करते दूसरों का, अगर वो ये कविता पढ़ लेंगे कवि की, तो वो इस कविता को बेकार मानेंगे, मतलब उनके लिए ये कविता जहरीली होगी। दे ट्राई टू एस्केप, वो बचना चाहेंगे, बिकॉज दे कैनॉट फेस द ट्रूथ, क्योंकि वो सच का सामना नहीं कर सकते। आगे देखिए, व्हेन द पोएट सेज ही विल बी बोर्न अगेन एज ए डेविल, घोस्ट, काली और ईसाकी, ही मीन्स दैट द वॉइस ऑफ द ओप्रेस्ड विल नेवर डाइड। आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पर अंत में कवि कहता है कि वो बार बार जन्म लेगा, वह भूत के रूप में आएगा, वह शैतान के रूप में आएगा, माँ काली बन के आएगा, और साउथ इंडिया की एक देवी है ईसाकी, वो बन के आएगा। इसका मतलब है दबे हुए लोगों की आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि दबे हुए जो लोग हैं कभी ना कभी तो अन्याय के से लड़ेंगे। और ये जो कविता पोयम है वो दलित प्रतिरोध यानी कि दलित रेजिस्टेंस और गुस्से और आत्मसम्मान की एक कविता है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, आर पावरफुल फोक फीमेल डिवाइन फिगर्स कनेक्टेड विद एंगर, रिवेंज एंड प्रोटेक्शन। दोस्तों माँ काली क्या है, डिस्ट्रॉयर है। वो किन को डिस्ट्रॉय करती है, राक्षसों को। माँ काली राक्षसों को, जो बुरी ताकतें होती हैं, बैड पावर होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती है। ऐसे ही दोस्तों जो ओप्रेसर्स हैं वो बुरी ताकतें हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगी। ऐसा कवि कह रहा है कि मैं काली बन के आऊँगा, ईसाकी बन के आऊँगा और इस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। देखो आगे क्या मेन मैसेज लिख सकते हो, द पोएम सेज that Dalit poetry is not weak or silent, it is full of anger, memory, power and resistance. The poet's voice will continue to haunt the oppressors until justice comes. तो ये जो कविता है वो कहती है दोस्तों, दलित कविताएं हैं वो कमज़ोर नहीं हैं, उनके अंदर कोई चुप्पी नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ एंगर, यानी कि इन कविताओं में, दलित पोएम्स में एंगर भरा हुआ है, मेमोरी यानी कि उनको जो सताए गए हैं उनकी यादें भरी हुई हैं, पावर एंड रेजिस्टेंस। तो कभी ना कभी तो दलित लोग भी है वो भी पावर में आएंगे और विरोध करेंगे। द पोइट्स वॉइस विल कंटिन्यू टू हॉन्ट, यानी कि जो कवि की जो आवाज़ है वो डराने की कोशिश करेगी ऑपरेसर्स लोगों को, यानी कि जो कुचलना चाहते हैं दूसरे लोगों को, उनको डराएगी कवि की आवाज़, अंटिल जस्टिस कम्स, यानी कि जब तक न्याय नहीं मिलता कवि की आवाज़ ऐसे बुरे लोगों को हमेशा डराती रहेगी या भयभीत करती रहेगी। आगे देखिए दोस्तों, हैबिट एक पोएम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और इसलिए हर ब्लॉक की इंपॉर्टेंस है। फाइनल ब्लॉक का यानी कि फाइनल वीडियो का आप इंतज़ार करना दोस्तों, उसमें भी काफ़ी सारे सवाल आने वाले हैं। देखो हैबिट वाला बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको रीड करूँगा यार, सबसे पहले तो मैं इसको रीड करूँगा। देखो FM सिंधे ने लिखी है ये जो कविता है हैबिट नाम की, हैबिट का मतलब आदत। FM सिंधे यहाँ पर पोइट है, तो वो क्या कह रहे हैं, वंस यू आर यूज टू इट यू नेवर आफ्टरवर्ड्स फील एनीथिंग, योर ब्लड नेवर मोर congeals nor flows nor wet mud has been slept all our your bones. Once you are used to it, even the sorrow that visits you sometimes in dreams melts away and embarrassed. Habit isn't used to breaking out in feelings. दोस्तों ये जो पोएम है इसका नाम ही हैबिट है। किसने लिखी है, FM सिंधे ने लिखी है। तो इम्पोर्टेंट इसका बताऊं क्या, वो केब वगैरह। हैबिट का मतलब आदत, यूज टू इट का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना।
जैसे कि हम सुबह मान लो 10 बजे उठते हैं, मतलब सुबह उठ ही नहीं पाते क्योंकि हम यूज़ टू इट हैं उस चीज़ के लिए, हम सोते रहते हैं सुबह भी लेट तक, तो किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं, इस चीज़ को कहते हैं इंग्लिश में यूज़ टू इट। आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में। फील एनीथिंग का मतलब कुछ भी महसूस करना। ब्लड का मतलब खून। नेवर मोर का मतलब अब कभी नहीं, अब कभी नहीं, नेवर मोर का मतलब। कॉन्जाइल मतलब जमना, कॉन्जाइल का मतलब जमना। फ्लोज का मतलब बहना। और वेट मड, देखो वेट मड हैज़ बीन स्लेप्ड ऑल, वेट मड का मतलब गिल्ली मिट्टी। स्लेप्ड का मतलब जोर से चिपका देना। बोन्स का मतलब हड्डियाँ होता है। सोरो का मतलब दुख अथवा पीड़ा। विजिट्स का मतलब आता है, विजिट का मतलब आता है। ड्रीम्स में यानी कि सपने। मेल्ट्स अवे का मतलब पिघल कर गायब हो जाना। और एम्बेरेस्ड क्या होता है? एम्बेरेस्ड शर्मिंदा होना। ब्रेकिंग आउट का मतलब बाहर फूट पड़ना या प्रकट हो जाना, ब्रेकिंग आउट कहलाता है। फीलिंग्स मतलब आप जानते हैं भावनाएं। तो दोस्तों अगर ऐसे वर्ड अगर आपके सामने आ जाए तो समझ जाना इस कविता या पोयम का नाम है हैबिट। किसने लिखी है? FM सिंधे ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द पोएम बिलोंग्स टू दलित और मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर। ये जो कविताएं हैं दोस्तों दलितों से या जो सीमांत वर्ग या हाशिए पर जो लोग रहते हैं, हाशिए वर्ग के लोग, उन पर लिखी जाती हैं। तो मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर क्या होता है? दलित अथवा मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर क्या होता है? ऐसा लिटरेचर जिसके अंदर हम समाज में जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जिनके पास राइट्स नहीं हैं, जिनके पास फ्रीडम नहीं है, जिनके पास मौके नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आगे बढ़ने की, जिनके पास पैसा नहीं है, अच्छे घर नहीं है, तो दोस्तों उन लोगों की जो आवाज़ है, उनको जो सदियों से दबाया गया है, ऐसी कविता में उनकी जो आवाज़ हमें मिलेगी। इट शोज़ हाउ कंटिन्यूस सफरिंग, पॉवर्टी, इंसल्ट एंड ऑपरेशन मेक ए पर्सन इमोशनल नंब। यानी कि दोस्तों अगर आपको कोई बहुत सालों से सताता आ रहा है, एक दिन ऐसा होगा ना कि वो आपको सताएगा, परेशान करेगा, लेकिन आप रिएक्शन ही नहीं देंगे कुछ, क्योंकि आपको लगेगा अब तो हैबिट हो चुकी है। अब देखो कोई हमें तंग करता, परेशान करता है, कोई भी इंसान हो सकता है, 2 दिन 5 दिन तो उसको अपन गरियाएंगे बिल्कुल अच्छे से, लेकिन अगर उसका डेली का काम हो जाए हमें बुरा भला कहना, हमें परेशान करना, तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि सामने बैठे बैठे वो हमें कुछ भी कह रहा हो, हमें कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्या हो जाएंगे? इमोशनली नम हो जाएंगे। ऐसे ही दलित लोगों को दोस्तों सालों से नहीं, सदियों से, हज़ारों सालों से दोस्तों पॉवर्टी, गरीबी का सामना करना पड़ा, इनको इंसल्ट का सामना करना पड़ा और इनको दबाया गया, कुचला गया, और इस तरह से ये लोग इमोशनली नम हो चुके हैं। मतलब इनको लोग आज सताते हैं तो ये विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, और यार कमेंट कर दिया करो, क्योंकि कमेंट से क्या होता है ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है ना, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम इसी तरह से काम करता है। बता सकते हो आप कितना आपको समझ में आ रहा है, कितनी आपकी हेल्प हो रही है। देखो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ सबसे पहले। द पोइट सेज दैट व्हेन ए पर्सन बिकम्स यूज्ड टू पेन ही स्लोली स्टॉप्स फीलिंग एनीथिंग, हिज ब्लड नाइदर कॉन्जाइल नॉर फ्लोज, दिस मीन्स हिज इमोशंस बिकेम फ्रोजन और लाइफलेस। द इमेज ऑफ वेट मड स्लेप्ड ऑल आवर your bones suggest that the person's inner self has been covered with hardship, poverty, and humiliation. His sensitivity is buried under suffering. The poet then says that even sorrow comes only sometimes, perhaps in dreams, but it also melts away, embarrassed because the person is now so used to suffering that even sorrow cannot affect him deeply. तो चलो एक एक करके मैं पढ़ा देता हूँ यार। आपको थीम तो समझ में आ गया ना, दलितों के शोषण के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। देखो कवि कहता है कि जब कोई व्यक्ति दुख और शोषण का आदी हो जाता है, मतलब उसको बार बार परेशान किया जाता है, दुखी किया जाता है और उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, तो वो आदी हो जाता है, उसको आदत लग जाती है, तो उसके अंदर की जो इमोशंस हैं वो मर जाते हैं, संवेदनाएं मरने लगती हैं। वह ना तो खुशी महसूस करता है ना ही दर्द। कभी कभार तो लाइफ में, खुद की लाइफ में भी आपने फील किया होगा, ना कभी खुशी लगती है ना कभी दर्द लगता है। योर ब्लड नेवर मोर कॉन्जिल नोर फ्लोज, इसका मतलब है मनुष्य की जो लाइफ को जीने की जो इच्छाएं रहती है ना, वही ख़त्म हो जाती है। खून नहीं जमता ना बहता, यहाँ पर इसका मतलब यानी कि हमारी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो नम हो जाती है, सुन्न हो जाती है। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई अगर हमें परेशान करता है तो, क्योंकि हमें आदत हो चुकी होती है परेशान होने की। वेट मड हैज़ बीन स्लेप्ड ऑल आवर योर बोन्स, इसका मतलब है गरीबी और अपमान का प्रतीक है। यहाँ पर गिल्ली मिट्टी क्या है? गिल्ली मिट्टी ये शोषण, गरीबी और इंसल्ट का सिंबल है। इनके माध्यम से
गीली मिट्टी के माध्यम से शोषण, गरीबी और अपमान बताया जा रहा है। यह बताता है कि इंसान के शरीर और आत्मा पर दुख की परत चढ़ गई है, और इतने दुख की परत चढ़ गई है कि वो अब उतर ही नहीं रही, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आगे देखो, द पोइट देन says that even sorrow comes only sometimes, मतलब दुख कभी कभार आता है, perhaps in dreams, सपनों में भी शायद, but it also melts away embarrassed because the person is now used to suffering that even sorrow cannot affect him deeply। यानी कि दुख कभी कभार आता है लेकिन उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है दुख आया तो, क्योंकि वो तो आदी हो चुका है। The last line, habit isn't used to breaking out in feelings, means that habit kills emotional expressions। तो आदतें जो होती हैं दोस्तों हमारी भावनाओं को भी मार देती है, और एक दिन ऐसा आता है कि हम इमोशनली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, हम अपनी भावना किसी को नहीं बताते, चुप रहते हैं। व्हेन पेन बिकम्स अ डेली रूटीन, यानी कि दर्द है अगर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, डेली लाइफ में दर्द हमें मिलता रहे, तो पीपल स्टॉप क्राइंग, लोग रोना छोड़ देते हैं, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना छोड़ देते हैं, और रिएक्ट करना ही छोड़ देते हैं। मेन आइडिया क्या है दोस्तों, द पोएम्स शोज द ट्रेजिक कंडीशंस ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल। इट टेल्स अस दैट रिपीटेड सफरिंग कैन मेक ह्यूमन्स साइलेंट, नम्ब एंड इमोशनली डेड। तो मेन आइडिया क्या है, मेन मैसेज क्या है कवि का दोस्तों, FM शिंदे कवि हैं, तो कह रहे हैं कि जो ऑप्रेस्ड पीपल है, मतलब जिनको दबाया जा रहा है, और ऑपरेसर कौन होता है, ऑपरेसर जो लोग दबाते हैं ऊंची जाति के, ठीक है, उनको ऑपरेसर कहते हैं। ऑपरेस्ड का मतलब ऐसे लोग जिनको दबाया जाता है समाज के अंदर। तो उनकी बहुत ही दुखद स्थिति बता रही है कविता। कवि बताते हैं कि लगातार किसी को अगर दुख पहुंचाया जाए, है ना, तो वो इंसान है ना, वो चुप रहना सीख जाता है, वो नम्ब हो जाता है, यानी कि इमोशनली रिएक्ट नहीं करता है, और अंदर से वो मर चुका होता है। द पोएम इज़ पावरफुल कमेंट ऑन सोशल इनजस्टिस एंड द पेन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो ये जो कविता है ये दोस्तों पावरफुल कमेंट, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली रूप में, प्रभावशाली रूप में टिप्पणी करती है। किस पर करती है, कमेंट किस पे करती है, सोशल इनजस्टिस, यानी कि समाज में जो अन्याय हो रहा है, और एंड द पेन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, यानी कि ऐसे लोगों का जो दर्द है जो कि दबे कुचले लोग हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का मतलब है दबे कुचले लोगों का समुदाय या समाज। चलो कैसा लग रहा है भाई पढ़ना, यहाँ पे आप बता देना मुझे कमेंट करके। हिजन हेराव दोस्तों, मैं सबसे पहले तो इसका मतलब बताता हूँ। ये भी एक पोयम है और यहाँ से पक्का एक सवाल आता ही आता है, PYQ उठा के देख लेना, मेरी बातों पे अगर यकीन नहीं करते हो तो। हिजन हेराव दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखो इंडिया का एक स्टेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, इसका नाम है मणिपुर। वहाँ पे मेयती, MEIETIA, वापस से सुनो, मेयती एक जनजाति रहती है, एक ट्राइब रहती है वहाँ पे, मेयती, ठीक है। हिंदी में बोलूँ तो मे छोटी ई ती, मेयती, वहाँ पे एक जनजाति रहती है, एक ट्राइब का नाम है। और वो जनजाति क्या है दोस्तों, वो गाना गाती है। वो वहाँ पे मतलब आसपास के समाज में जो भी कुछ होता ना, वो गाना गाती है, वो लिखते हैं। तो मणिपुर की जो लोक कथाएँ हैं, वहाँ की जो कहानियाँ हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हिजन हेराव कहते हैं। यहाँ पर किसी इंसान का नाम नहीं है, ना ही किसी पोइट का नाम है, ये हिजन हेराव। इसका हिजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़ा पेड़, और हेराव का मतलब क्या होता है, हिराव कि जो पेड़ है ना वो रो रहा है ना, बहुत ही इमोशनल है वो, ये हिजन हेराव का मतलब है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं रीड करूँगा इस पोएम को। एट डेड ऑफ नाइट द मदर हु बेगोट द ट्री and the mother of all giant trees, the queen of the hill range and the mistress of the gorges, took the tall and the graceful tree to her bosom and wailed, "O my son, tall and big, while yet an infant, a sapling, didn't I tell you to be an ordinary tree?" आगे पढ़ो। The king's men have found you out and bought your life with gold and silver. At daybreak, hacked at the trunk, you will be found lying prostrate. No longer will you respond to your mother's call, nor a likeness of you shall be found when I survey the whole hillside. Who shall now relieve my grief? grief का मतलब यहाँ पे दुख है। तो इसका भी मैं आपको दोस्तों मीनिंग बताऊँ क्या? बताओ, मीनिंग बता देता हूँ। चलो बता देता हूँ यार, अदरवाइज़ आप ऐसे कहोगे कि आप तो रटा रहे हो सिर्फ। डेड ऑफ नाइट का मतलब क्या है, आधी रात या बहुत गहरी रात।
बिगोट का मतलब जन्म दिया, BEGOT का मतलब है दोस्त जन्म दिया। जियांट ट्री का मतलब तो बहुत भारी पेड़, विशाल पेड़। हिल रेंज का मतलब पहाड़ियों की एक सीरीज, पहाड़ियों के एक श्रृंखला। मिस्ट्रेस का मतलब होता है मालकिन, मालकिन। और जॉर्जेस का मतलब क्या होता है, GORGES, गहरी घाटियाँ। ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव। बॉसम का मतलब क्या होता है, छाती या सीना। वेल्ड का मतलब जोर जोर से रोई। सैपलिंग का मतलब छोटा पौधा। और ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, ऑर्डिनरी का मतलब यहाँ पे है साधारण, ठीक है। और आगे क्या है, किंग्समैन। किंग्समैन का मतलब राजा के आदमी। गोल्ड एंड सिल्वर का मतलब क्या है, सोना या चांदी। और यहाँ पे ये धन का प्रतीक है, पैसे का सिंबल है गोल्ड एंड सिल्वर। डे ब्रेक का मतलब होता है सुबह, बहुत जल्दी वाली जो सुबह होती है ना, 4-5 बजे, 4-5 बजे वाली, उसको डे ब्रेक कहते हैं। हैक्ड का मतलब काटा गया। ट्रंक का मतलब पेड़ का तना। और प्रोस्ट्रेट का मतलब जमीन पे पड़ा हुआ। सर्वे का मतलब ध्यान से देखना। सर्वे का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे लिखा हो ना, सेल बी फाउंड व्हेन आई सर्वे। और ग्रीफ का मतलब बहुत ही गहरा दुख। तो दोस्तों इसका जो कीवर्ड है याद रखना, अगर कहीं पे मिस्ट्रेस आ जाए, डेड ऑफ नाइट आ जाए, डे ब्रेक आ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन पोएम्स को रट लेना बार बार। आपके पास बहुत टाइम है दोस्तों, चाहे 3 की स्पीड में रटो, लेकिन कैसे भी करके यार पास हो जाओ ये सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया है। आप खुद देख रहे हो 2-2 घंटे से मैं लगातार बोल रहा हूँ, है ना। पिछली वीडियो में लगभग 2.25 घंटे की वो क्लास बनी थी। अब देखो सबसे पहले तो रेफरेंस रटो। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम हिजन हेराव। तो हिजन का मतलब बहुत भारी, भरकम पेड़, विशाल पेड़। और हिराव का मतलब उसका पेड़ का दुख। ट्रांसलेटेड फ्रॉम मणिपुरी इनटू इंग्लिश बाय CH मणिहार सिंह। तो दोस्तों मणिपुर की जो मेती जनजाति है, मेती ट्राइब है, उसके द्वारा ये पोएम गाई गई। और दोस्तों मणिपुरी लैंग्वेज के अंदर थी ये मूल रूप से, लेकिन इसको इंग्लिश में अनुवाद किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने, CH मणिहार सिंह ने। CH मणिहार सिंह का नाम याद रहे ना रहे, लेकिन आप तो पोएम का नाम याद रखो, हिजन हेराव इस पोएम का नाम है। द पोएम प्रेजेंट्स नेचर एज ए मदर हु मोर्न्स द डिस्ट्रक्शंस ऑफ ए ब्यूटीफुल ट्री। तो आगे अगर चलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा इस लाइन का क्या मतलब है। देखिए ये पंक्तियाँ, ये लाइनें हिजन हेराव नामक कविता से ली गई है। ये कविता मूल रूप से दोस्तों मणिपुरी भाषा की है और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, CH मणिहार सिंह ने। अब कॉन्टेक्स्ट देख लो, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऐसा लिखा है कविता में, है ना, प्रकृति को, नेचर को माँ के रूप में बताया गया। तो एक सुंदर, ऊंचा और बहुत ही प्रीसियस पेड़ उसका बेटा है। माँ को पता है कि राजा के आदमी लालच में आकर इस पेड़ को काट देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ होता है, पहाड़ में लगा हुआ पेड़ है ना, उसको काट देंगे राजा के आदमी। इसलिए वह रात में अपने बेटे जैसे पेड़ को सीने से लगाकर रोती है। कौन रोती है, उसकी माँ। पेड़ की माँ कौन है, यहाँ पे मदर नेचर है, प्रकृति है। समझ गए, ये कहानी सी चल रही है यहाँ पर। सॉरी, कॉन्टेक्स्ट में भी यही सब लिख देना। इन दीज लाइन्स द मदर ऑफ ट्रीज स्पीक्स टू हर बिलव्ड ट्री सन। यानी कि दोस्तों प्रकृति है, नेचर है, वो अपने बेटे, बहुत लाड प्यार करती है अपने बेटे से। उसका बेटा कौन है, बहुत भारी पेड़, मतलब उसको 100-150 साल लगे हैं उसको इतना बड़ा होने में, ठीक है। तो उस पेड़ से कहते कि बेटा तू चिंता मत कर, मेरी छाती से चिपक कर तू रो ले, क्योंकि हो सकता है कि तुझे राजा के जो आदमी है ना वो काट देंगे, कल तुझे गिरा देंगे ज़मीन पर। तो रिमेंबर्स दैट व्हेन ही वाज स्मॉल सेपलिंग। तो वो अपनी छाती से लगाकर उस पेड़ को बताती है प्रकृति की, जब बेटा तू छोटा था ना, स्मॉल सैम्पलिंग का मतलब छोटा पौधा। सी हैड वांट हिम टू रिमेन ऑर्डिनरी। तो मैंने तुम्हें ये चेतावनी दी थी कि तुम साधारण रहो, बहुत बड़े मत बन जाओ। बट बिकॉज ही बिकम्स टॉल, कि तुम बहुत बड़े बन गए, ग्रेसफुल बन गए, बहुत सुंदर अट्रैक्टिव बन गए, एंड वैल्यूबल, तुम्हारी जो लकड़ी है ना वो काम की है ना। राजा के आदमी काट लेंगे तुम्हें और फर्नीचर बनाएंगे। बट बिकॉज ही बिकेम टॉल, ग्रेसफुल एंड वैल्यूबल द किंग्स मैन नोटिस्ड हिम। तो राजा के आदमियों ने उस पेड़ को नोटिस कर लिया। एंड बोट हिज लाइफ विद मनी। तो उसका जो पेड़ का जीवन है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए पैसा मायने रखता है। नाउ ही विल बी कट डाउन। तो अब वो काटा जाएगा। एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ। द पोएम शोज द डीप पेन ऑफ नेचर। तो प्रकृति का ये बहुत गहरा दुख दर्द बताती है कविता।
द ट्री इज नॉट शोन एज ए लाइफलेस ऑब्जेक्ट बट एज ए सन। तो जो पेड़ है ना दोस्तों एक बेटे की तरह दिखाया गया है, उसके अंदर भी लाइफ है। द मदर ट्री क्राइज बिकॉज ह्यूमन ग्रीड हैज़ चूजन हर सन फॉर डिस्ट्रक्शंस। जो उसकी माँ है ना, पेड़ की माँ प्रकृति नेचर, वो रोती है क्योंकि इंसान इतने लालची हो गए कि कुछ पैसे के लिए उसके बेटे को वो ख़त्म करने जा रहे हैं, उसको काटने जा रहे हैं उस पेड़ को। द किंग्स मैन रिप्रेजेंट्स पावरफुल पीपल हु डिस्ट्रॉय नेचर फॉर वेल्थ। तो किंग्स मैन का क्या मतलब है यहाँ पे? बहुत ही ताकतवर व्यक्ति जो कि नेचर को पैसे पाने के लिए ख़त्म करते जा रहे हैं। आजकल ऐसा ही तो चल रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर सिंबलाइज ग्रीड एंड मेटेरियल प्रॉफिट। तो गोल्ड और सिल्वर जो शब्द आए ना, उन वर्ड आए हैं, उनका क्या मतलब है? वो लालच को बता रहे हैं और दोस्तों मेटेरियल प्रॉफिट को बता रहे हैं कि इस पेड़ को बेच करके बहुत पैसा कमाएंगे। एट डे ब्रेक द ट्री विल बी कट एट द ट्रंक एंड विल फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। तो जैसे ही सुबह होगा, डे ब्रेक यानी कि सुबह का टाइम होगा, तो पेड़ को काट दिया जाएगा, इसके तने को काट दिया जाएगा और ये ज़मीन पर, समतल ज़मीन पर गिर पड़ेगा। द मदर सेज दैट द ट्री विल नो लॉन्गर आंसर हर कॉल एंड नो सिमिलर ट्री विल बी फाउंड ऑन द हिल साइड। तो पहाड़ी के किनारे है ना, ऐसा पेड़ मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो सुबह होते ही पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी चलेगी और वह ज़मीन पर गिरा मिलेगा। माँ कहती है कि बेटा अब वह उसके पुकारने पर उत्तर नहीं देगा क्योंकि पेड़ तो मर गया, उसका बेटा तो मर गया और पूरे पहाड़ पर उसके जैसा कोई सुंदर पेड़ नहीं मिलेगा। ये कविता आपको क्या बताती है दोस्त? देखो, द पोएम गिव्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज व्हेन ह्यूमंस कट ट्रीज फॉर प्रॉफिट नेचर सफर्स लाइक ए मदर लूजिंग हर चाइल्ड। इट इज़ एन इमोशनल पोएम अबाउट एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ग्रीफ एंड ह्यूमन ग्रीड। तो ये कविता आपको बताती है, पोएम बताती है कि पेड़ों की कटाई केवल नेचर का नुकसान नहीं है बल्कि माँ के बच्चे को खोने जैसा दुख है। इसमें पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन और इंसानों का जो लालच है उसकी बुराई की गई, आलोचना, क्रिटिसिज्म किया गया है। तो दोस्तों कभी भी है ना पेड़ को कटने मत दो, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम लगता है। देखो पेड़ धूप में भी खड़े रहते हैं, सर्दी में भी खड़े रहते हैं बेचारे, और आपको ठंडी हवा देते हैं, छाया देते हैं। काटते क्यों हो यार, काटते क्यों हो? और कोई भी काटता है तो जैसे तैसे उसको रोकने का कोशिश करो, ठीक है। अब देखो आगे क्या है दोस्तों, एक और पोएम है, इसको मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन 2 मिनट का रेस्ट करता हूँ दोस्तों। मैं पानी वानी आप भी पी लो, मैं लगातार आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे बोलते हुए। तो दोस्तों ये हमारी 4th पोएम है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। आप पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना अगर आपके पास में टाइम है तो। ए siesta phone call or these friendly warnings, insurgents have grown incredibly urban these days. The question is, must we subterfuge to shield a pedagogic stooge? I close my eyes, turn toward the sun. The color I see is disgorging blood. I close my eyes, shade them well my palms. The color I see is life erasing black. These are the colors of destiny. ये आया है, बार बार यही पैराग्राफ आया आपके PYQ में। ये रहा दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है, रट लो इसको। These are the colors of destiny of immutable truth and the colors also with which wearing pawns are daily decorating our towns. आगे देखो, तो इतना ही है दोस्तों, इतनी ही ये पूरी एक पोएम मैंने बता दी है, क्योंकि दोस्तों कुछ भी आ सकता है और सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करना है। दीज आर कलर्स ऑफ डेस्टिनी, बस ये 4-5 लाइन आएंगी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको फटाफट तुरंत कर देना है। तो मैं पढ़ा देता हूँ इसको, देखो अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे कि सिएस्टा। सिएस्टा का मतलब होता है दोपहर का आराम, दोपहर में हम आफ्टरनून में रेस्ट करते हैं ना, उसको कहते हैं सिएस्टा। और जिसका मतलब होता है OOZES का मतलब होता है धीरे धीरे निकलना है, फैलना। फ्रेंडली वार्निंग का मतलब मित्रतापूर्ण चेतावनी। इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है, उग्रवादी या बहुत विद्रोही। अर्बन का मतलब सभ्य अथवा शिष्ट। सबटरफ्यूज एक वर्ड है दोस्तों, SUBTERFUG, इसका मतलब होता है छल करना या बहाना बनाना। शिल्ड का मतलब बचाना या रक्षा करना। पेडागोगिक्स का मतलब होता है शिक्षा से जुड़ा, पेडागोजी, पेडागोजी बोलते हैं ना, शिक्षा से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़ा, उस चीज़ को कहते हैं पेडागोजीज। स्टूज का मतलब होता है कठपुतली या किसी के इशारे पे चलने वाला। डिसगोर्जिंग ब्लड का मतलब था खून उगलना या रक्तपात दिखाना। लाइफ इरेजिंग ब्लैक का मतलब था जीवन मिटा देने वाला काला रंग। देखो ये आया है ना, डिसगोर्जिंग ब्लड। डिसगोर्जिंग ब्लड का मतलब खून उगलना या रक्तपात दिखाना। लाइफ इरेजिंग ब्लैक, देखो एक वर्ड है लाइफ इरेजिंग ब्लैक, इसका मतलब था जीवन को मिटा देने वाला काला रंग।
डेस्टिनी का मतलब भाग्य होता है, भाग्य को क्या कहते हैं, डेस्टिनी। इम्यूटेबल ट्रूथ, दोस्तों यही लाइन आती है बार बार। इम्यूटेबल ट्रूथ का मतलब बहुत ही अटल सत्य, मतलब ऐसा सच जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। वारिंग का मतलब होता है लड़ते हुए। पाउंस का मतलब PAWNS, पाउंस का मतलब क्या होता है, मोहरे अथवा इस्तेमाल किए जाने वाले लोग। डेकोरेटिंग आवर टाउन्स का मतलब होता है शहरों को भर देना या रंग देना। तो दोस्तों कहीं पर अगर किसी भी पोएम में अगर कलर वर्ड आए, डेस्टिनी आए, पेडागोजीज आए या अर्बन वर्ड आए, तो दोस्तों समझ आना कि ये जो कविता है इसका नाम है द कलर्स ऑफ ट्रूथ। किसके द्वारा लिखी गई, KS न्योंगनिरी। ये नाम याद रखना दोस्तों आप, क्योंकि ये मेघालय हमारा एक ब्यूटीफुल इंडियन स्टेट है मेघालय। तो दोस्तों वहाँ पर खासी एक ट्राइब है, जनजाति है, तो वहाँ के रहने वाले हैं उस क्षेत्र के। ये एक बहुत बड़े फेमस एमिनेंट एक पोइट हैं, कवि हैं, KS न्योंगनिरी, ए पोइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब कंटेस्ट देख लो, फटाफट से कंटेस्ट देख लो। द पोएम टॉक्स अबाउट ए सोसाइटी डिस्टर्ब्ड बाय वायलेंस, फियर, इंसर्जेंसी एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष। द पोइट रिसीव्स ए फ्रेंडली वार्निंग थ्रू ए फोन कॉल। दिस शोज दैट इवन नॉर्मल लाइफ इज सराउंडेड बाय डेंजर एंड हिडन थ्रेट। इसका मतलब क्या है कि यह कविता, यह जो पोएम है ऐसी सोसाइटी की बात करती है जो हिंसा सॉरी खांसी काफ़ी ज़्यादा है, हिंसा यानी कि वायलेंस, डर और विद्रोह, विद्रोह कहते हैं इंग्लिश में इंसर्जेंसी, और राजनीतिक संघर्षों से प्रभावित है। मतलब ऐसा सोसाइटी जहाँ पर लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं, काटते रहते हैं, है ना। कवि को एक ऐसे फ़ोन कॉल के माध्यम से मित्रतापूर्ण चेतावनी मिलती है। इससे पता चलता है कि सामान्य जीवन में भी खतरे और छिपी हुई आशंकाओं से घिरा हुआ होता है, सामान्य जीवन भी। दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखो आप फटाफट से, मैं इंग्लिश में रीड करता हूँ। द पोइट सेज दैट इंसर्जेंट्स यानी कि जो विद्रोह है, लोग अब सड़कों पे उतर गए हैं, है ना, एक दूसरे को वो मतलब रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। हैव बिकम अर्बन, meaning they now speak politely and intelligently, but their warning still creates fear. The phrase pedagogy's issues may refer to an educated person or teacher who is treated like a puppet in a violent political situation. तो कवि कहता है कि जो विद्रोही हैं अब बहुत सभ्य और शिष्ट दिखाई देने लगे हैं, ये विनम्र हैं और समझदारी से बातें करते हैं, लेकिन उनकी जो चेतावनी है फिर भी लोगों के मन में डर पैदा कर देती है। पेडागोजिक स्टूज का मतलब क्या है दोस्तों, किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति या शिक्षक की ओर संकेत करता जिसे हिंसक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति से में कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखो अब हमारी सोसाइटी में काफ़ी अच्छे लोग भी हैं दोस्तों, लेकिन उनका इस्तेमाल किया जा सकता है बड़े लोगों के द्वारा, तब वो भी हिंसा में शामिल हो जाते हैं। तो आगे दोस्तों देखिए क्या लिखा है। व्हेन द पोइट क्लोजेज हिज आइज, जब भी कवि अपनी आंखें बंद करता है, एंड टर्न्स टुवार्ड्स द सन, he sees blood red color. This red color represent violence, killing and bloodshed. दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी इंसर्जेंसी हुई है, मतलब यहाँ पर अनेक जो ट्राइब हैं दोस्तों एक दूसरे के खून के प्यासी हुई हैं कभी। अभी तो अच्छा सिचुएशन है, ठीक है, लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हुई है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जातियों के नाम पे, है ना, एथनिक ग्रुप के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। दिस रेड कलर रिप्रेजेंट वायलेंस, ये जो लाल रंग है वो हिंसा की और इशारा कर रहा है। किलिंग यानी कि मृत्यु पर, मारने पर, और ब्लड से रक्तपात पर इशारा कर रहा है कि काफ़ी खून बह गया है सड़कों पे। व्हेन ही सेट्स हिज आइज विद हिज पाम्स, मतलब जब भी वो हथेली से अपनी आंखें बंद करता है ना, ही सीज ब्लैक, वो मतलब उसको काला रंग दिखता है, विच रिप्रेजेंट्स डेथ, डार्कनेस एंड डिस्ट्रक्शन। तो कवि क्या कहता है, जब भी मैं अपनी हथेली से अपनी आंखें बंद करता हूँ ना तो मुझे मौत दिखती है, अंधेरा दिखता है और विनाश दिखता है, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन दिखता है। द पोइट सेज दीज आर द ट्रू कलर्स ऑफ डेस्टिनी, यही भाग्य का असली रंग होता है। इन कन्फ्लिक्ट हिट टाउन्स, मतलब ऐसे कस्बे, ऐसे टाउन्स जहाँ पे संघर्ष चलता है, लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। ऑर्डिनरी पीपल बिकम पाउंड्स, इसका मतलब क्या है, ऑर्डिनरी पीपल पाउंड्स का मतलब कि साधारण लोग भी शतरंज के मोहरों की तरह बन जाते हैं जिन्हें शक्तिशाली समूह अपने संघर्षों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, यूज्ड बाय पावरफुल ग्रुप्स इन द फाइट, कि सोसाइटी के अंदर अच्छे लोग भी हैं, साधारण लोग भी हैं, लेकिन जब हिंसा फैलती है ना,
मार काट फैलती है समाज में तो साधारण लोग भी मतलब शिकार हो जाते हैं। साधारण नॉर्मल इंसान है ना, वो भी पावरफुल लोगों के इशारों पे काम करता है। फिर दियर डेली लाइफ इज डेकोरेटेड नॉट विद ब्यूटी बट विद ब्लड एंड फियर। तो उनका जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ है, सुंदरता से नहीं बल्कि खून और भय से रंगा जाता है। समझ में आ गया? मेन मैसेज क्या है दोस्तों कवि का? द पोएम शोज द बिटर ट्रूथ ऑफ अ वॉलेंट सोसाइटी, यानी कि ऐसा समाज जिसके अंदर हिंसा होती रहती है, मारकाट होती रहती है। ट्रूथ इज़ नॉट ऑलवेज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। जो सच होता है ना दोस्तों, हमेशा उज्जवल नहीं होता और सुंदर नहीं होता। सच कभी कभी तो रक्त रंजित लाल और जीवन मिटा देने वाला काले रंगों के रूप में सामने आता है। हम समस्या ना, सच बहुत प्यारा होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा सच जिसमें काफ़ी खून है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, समटाइम्स जो सच होता है, ट्रूथ होता है, इट अपीयर्स एज ब्लड रेड, मतलब लाल रंग की तरह दिखता है सच, यानी कि लोगों का खून बह रहा है, यही सच्चाई है समाज की। एंड लाइफ इरेजिंग ब्लैक, और जीवन में अंधकार छा गया, काला रंग छा गया। अब बड़े सवालों की तरफ चलो बढ़ते हैं यार। तो दोस्तों आप फटाफट से याद कर लेते हैं कुछ बड़े सवाल जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही पिक किए हैं आपके लिए। वीडियो का स्पीड 1.5 या 2 के आसपास ही रखना, अदरवाइज नहीं पढ़ पाओगे। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे। राइट ए शॉर्ट नोट, यानी कि आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है, छोटा लिखना है, आंसर छोटा होना चाहिए आपका। बी.आर. अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन टू द दलित मूवमेंट, ये मोमेंट नहीं है, MOVEMENT है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो दलित आंदोलन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का क्या योगदान था वो आपको बताना है। तो इम्प्रेसिव इंट्रो होना चाहिए आपका आंसर का, कि कोई अगर पढ़ना स्टार्ट करे ना तो ऐसे नंबर दे दे। Dr. B.R. Ambedkar was the greatest leader of the Dalit movement in India. He gave Dalits a voice, dignity, and political identity. His main aim was to destroy caste discrimination and create an equal society. तो दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत में दलित आंदोलन के सबसे महान नेता थे। उन्होंने दलितों को आवाज़ दी, सम्मान दिलवाया और राजनीतिक पहचान प्रदान की। यानी कि दोस्तों पहले दलितों को मतलब गांव के तालाबों में पानी नहीं भरने दिया जाता था। ऊंची जो जाति के लोग हैं, हायर कास्ट के लोग, उनको दोस्तों सम्मान नहीं देते थे, है ना, रिस्पेक्ट नहीं देते थे, और उनकी राजनीति में कोई पहचान नहीं थी। ये सब दोस्तों, ये जो मतलब दलितों को आवाज़ दी और सम्मान दिलवाया, रिस्पेक्ट दिलवाई और राजनीतिक पहचान प्रदान करवाई, किसने करवाई? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जातिगत भेदभाव को समाप्त करते हुए एक समानतापूर्ण समाज की स्थापना करनी है। ऐसा सोसाइटी जिसके अंदर दोस्तों हम जो जातिगत भेदभाव करते रहते हैं, तुम्हारी जाति नीची है, मेरी जाति अच्छी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, तो ये सब काम जो किया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने किया है। अम्बेडकर believed that social freedom was too important as political freedom. He strongly opposed untouchability. Untouchability का मतलब छुआछूत या स्पर्शता, एंड कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, जाति के आधार पर जो लोगों को दबाया जाता है, इसके बिल्कुल खिलाफ थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। थ्रू हिज स्लोगन, उनका एक नारा भी है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, मतलब शिक्षित बनो, पढ़ाई लिखाई करो। एजिटेट का मतलब होता है संघर्ष करो। अगर कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करता है, तुम्हारे अधिकारों को, राइट्स को छीनता है, तो इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। एंड ऑर्गेनाइज यानी कि संगठित रहो, ये उनका एक फेमस नारा है। ही इनकरेज दलित टू गेट एजुकेशन, फाइट इनजस्टिस एंड यूनाइट फॉर दियर राइट्स। तो उनका मानना था, देखो कि अम्बेडकर जी का मानना था सामाजिक स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि राजनीतिक स्वतंत्रता। उन्होंने अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत और जाति आधारित उत्पीड़न को मतलब बहुत ही दृढ़ता से विरोध किया। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। इसके माध्यम से दोस्तों उन्होंने दलितों को शिक्षा प्राप्त करने, अन्याय के विरुद्ध लड़ने और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने की प्रेरणा दी है। आगे देखो, ही स्टार्टेड मेनी मूवमेंट्स फॉर दलित राइट्स। फॉर एग्जाम्पल द महाड़ सत्याग्रह इन 1927 was launched to give Dalits the rights to drink water from public tanks. He also led the Kalaram temple entry movement to challenge religious discrimination. These movements showed that Dalit demanded equal human rights, not charity. दोस्तों पहले दलितों को गांव के जो तालाब होते थे उसमें पानी भरने नहीं दिया जाता था और मंदिरों के अंदर इनका प्रवेश वर्जित था। मंदिरों के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी दलितों को। ऊंची जाति के जो लोग हैं काफ़ी मतलब ऐसे नियम बना रखे तो इनके लिए, दलितों के लिए। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने दलित अधिकारों के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया, लीड किया। उदाहरण के लिए देखो 1927 का जो महाड़ सत्याग्रह था, महाड़ एक सिटी का नाम, जगह का नाम है, तो महाड़ सत्याग्रह किया और दलितों को सार्वजनिक जो जल स्रोत यानी कि पब्लिक स्पेस में जो वाटर सोर्सेज है लाइक पॉन्ड्स वगैरह, तालाब वगैरह, तो वहाँ से
पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए ये महाड़ सत्याग्रह चलाया था 1927 में। उन्होंने कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन का भी लीड किया, नेतृत्व किया, जिसका पर्पस क्या था, धार्मिक भेदभाव को चुनौती देना। इन आंदोलनों ने यह सिद्ध किया कि दलित समान मानव अधिकार चाहते हैं, दया दान नहीं चाहते। अब दलित क्या चाहते हैं, वो भी इंसानों के बराबर हक चाहते हैं ना, वो दया के पात्र नहीं हैं, उनको न तो दान चाहिए न दया चाहिए। आगे देखो, आगे क्या लिखा है मैंने। Ambedkar also worked for political representation of Dalit. He demanded separate electorates for later secured reservations through constitution safeguards. तो अंबेडकर ने दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कार्य किया, यानी कि वो लोग भी नेता बने, ऐसी कुछ व्यवस्था की। उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि दलितों के क्षेत्र में, दलितों के इलाके में एक दलित कैंडिडेट ही खड़ा होगा और उसको वोट कौन दे सकता है, दलित ही लोग ही वोट देंगे। ये होता पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट इसको बोलते हैं। और बाद में संवैधानिक प्रावधानों से यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों ऐसे कुछ नियम बना दिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कि आरक्षण रिजर्वेशन इनके लिए सुनिश्चित किया गया, दलितों को रिजर्वेशन दिया गया। आगे देखिए, एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत के संविधान की जो ड्राफ्टिंग समिति थी उसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष से। ही हेल्प्ड इंक्लूड इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर वीकर सेक्शन। तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और जो अनटचेबिलिटी का उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि ये छुआछूत है ना, इसका अंत होना चाहिए, तथा कमज़ोर वर्गों के संरक्षण जैसे प्रावधानों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखो, इन 1956 अम्बेडकर embraced बुद्धिज्म विद थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स टू रिजेक्ट कास्ट बेस्ड हिंदू सोशल ऑर्डर। thus अम्बेडकर ट्रांसफॉर्म्ड द दलित मूवमेंट फ्रॉम ए सोशल प्रोटेस्ट इनटू ए पावरफुल मूवमेंट फॉर डिग्निटी, इक्वलिटी, एजुकेशन एंड जस्टिस। तो 1956 में अंबेडकर ने हजारों फॉलोअर्स के साथ में बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया ताकि जो जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था है उसका विरोध किया जा सके। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द लिटरेचर ऑफ द दलित इज कमिटेड टू द दलित एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है, हिंदी में बता देता हूँ। दलित साहित्य दलित अनुभव के प्रति कमिटेड क्यों, प्रतिबद्ध क्यों है, यानी कि आपको दलित साहित्य में दलित जो लोग हैं जिनको सताया गया सदियों से, हज़ारों सालों से, उनके बारे में ही क्यों बातें मिलती हैं। तो देखो, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ सबसे पहले, फिर हिंदी बता दूंगा ताकि आप अपने वर्ड्स में लिख सको। आपको भी तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आता है ना। किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है और किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो दोस्तों अपने ऊपर भरोसा रखो, आप भी अच्छी इंग्लिश लिखना सीख जाओगे। फिलहाल तो आप एग्ज़ाम पास करो कैसे भी करके। दलित लिटरेचर इज़ कमिटेड टू द दलित एक्सपीरियंस बिकॉज इट इज़ बोर्न फ्रॉम द रियल पेन, स्ट्रगल, humiliation, resistance and self-respect of Dalit communities. It does not write about Dalits from outside, it gives voice to Dalit from within. इसका मतलब क्या है दोस्तों, सदियों तक दलितों को जातिगत भेदभाव, छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार यानी कि सोसाइटी से ही बाहर निकाल दिया जाता था और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा। ठीक है, दलित साहित्य दोस्तों दलित समुदाय के बिल्कुल वास्तविक दर्द, संघर्ष, अपमान, प्रतिरोध और आत्मसम्मान से जन्मा है। दलितों के बारे में बाहर से नहीं लिखता दलित साहित्य, बल्कि उनकी अपनी आवाज़ को सामने लाता है। इसका मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड का कोई बैठा व्यक्ति वो दलित भारत के दलितों के बारे में लिख रहा है। दलित साहित्य, दलित लिटरेचर उन्हीं व्यक्तियों ने लिखा है दोस्तों जिन्होंने जीवन में खुद दलित होते हुए झेला है सब कुछ। जैसे कि अगर आप हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य, तो वहाँ पर एक दलित साहित्यकार है, दलित ऑथर है जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। खुद दलित थे, काफ़ी कुछ झेला। तो दोस्तों दलित साहित्य दलित समुदायों के वास्तविक दर्द, संघर्ष, अपमान, प्रतिरोध और आत्मसम्मान से जन्मा है। यह दलितों के बारे में बाहर से नहीं लिखता बल्कि उनकी अपनी आवाज़ को सामने लाता है, ये मतलब है इसका। For centuries, Dalit faced caste discrimination, untouchability, social exclusion, and economic exploitations. Mainstream literature often ignored these realities or showed Dalits only as helpless characters. Dalit literature corrects this silence by presenting their lived
एक्सपीरियंस ऑनेस्टली। सो सदियों तक दलितों को जातिगत भेदभाव, छुआछूत का और सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता था। मुख्य धारा के साहित्य ने यानी कि ऐसा लिटरेचर जो कि मतलब राजाओं के बारे में लिखता था, समाज में एलाइट क्लास के लोग होते थे, अमीर लोग, बस उसी के बारे में साहित्य लिखा जाता था। तो ऐसे साहित्यों ने, ऐसे लिटरेचर ने वास्तविकताओं को नज़रअंदाज कर दिया। रियलिटीज़ क्या थी दोस्तों सोसाइटी की, उसको इग्नोर कर दिया, या दलितों को केवल असहाय पात्रों यानी कि ये लोग अपनी मदद खुद नहीं कर सकते ऐसे कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया। किसने? मेन स्ट्रीम लिटरेचर ने, मुख्य धारा के साहित्य ने। दलित साहित्य इस चुप्पी को तोड़ते हुए उनके जीवन के अनुभवों को ईमानदारी से बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। आगे देखिए, इट्स मेन एम इज़ नॉट ओनली ब्यूटी और एंटरटेनमेंट बट आल्सो सोशल चेंज। इट एक्सपोजेज इनजस्टिस एंड आस्क सोसाइटी टू रिकॉग्नाइज दलित एज ह्यूमन बींग्स विद डिग्निटी। डिग्निटी मतलब मान सम्मान। तो इसका उद्देश्य क्या है, मतलब दलित लिटरेचर या दलित साहित्य का पर्पज़ क्या है? केवल सौंदर्य अथवा मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन भी करना है। यह अन्याय को उजागर करता है और समाज से दलितों को सम्मान और गरिमा के साथ में मनुष्य के रूप में स्वीकार करने की मांग भी करता है कि दलितों को रिस्पेक्ट दो, इनकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, इनको भी जीने का अधिकार है, तो इनको इंसानों के रूप में स्वीकार करो। आगे देखो, एग्जाम्पल दे रखे कुछ। फॉर एग्जाम्पल, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन। देखो मैंने कहा था ना, हिंदी साहित्य में एक दलित साहित्यकार हैं जिनका नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनकी एक रचना, एक वर्क है, मतलब एक वर्क कह लें आप इसको, कहानी सी कह लें, जूठन नाम उसका। शोज द पेनफुल रियलिटी ऑफ कास्ट इंसल्ट इन स्कूल एंड सोसाइटी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद दलित व्यक्ति थे दोस्तों। इनके साथ में स्कूल में और समाज में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था। खेतों में ज़बरदस्ती काम करवाना, मास्टर साहब इनको पीटते रहते थे। सिमिलरली बामूज कारुकुकू presents the struggle of a दलित क्रिश्चियन वुमेन अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन। जेंडर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मान लो किसी महिला को, किसी लड़की को उसके जेंडर के बेसिस पे अगर सताए जा रहे हो कि तू लड़की है तो कुछ नहीं कर पाई, घर के काम कर सिर्फ, है ना, बाहर पढ़ने की तुझे परमिशन नहीं है, तो ये कह रहा था जेंडर ऑपरेशन। दीज वर्क्स प्रूव दैट दलित लिटरेचर इज डीपली कनेक्टेड विद रियल लाइफ। तो उदाहरण के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है जूठन। तो जूठन ऑटोबायोग्राफी में विद्यालय और समाज में जातिगत अपमान की जो पीड़ादायक वास्तविकता थी वो सामने आती कि मेरे को स्कूल में काफ़ी सताया जाता था। इस प्रकार बामा की जो करकुकू, यानी कि बामा एक ऑथर हैं दोस्तों, उनकी एक रचना है, वर्क है उनका, एक करुक्कू नाम है, एक दलित ईसाई महिला की जाति और जेंडर ऑपरेशन यानी कि लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष को दर्शाती है। ये वर्क या रचनाएं सिद्ध करते हैं कि दलित साहित्य वास्तविक जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ है। आगे देखो, दलित राइटर यूज एंगर, मेमोरी एंड प्रोटेस्ट एज क्रिएटिव टूल्स। दियर लिटरेचर सेज वी आर नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ पीटी, वी आर वॉइसेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो दलित लेखक क्रोध अथवा यादें या प्रतिरोध को रचनात्मक साधनों के रूप में प्रयोग करते हैं। उनका साहित्य कहता है कि हम दया के पात्र नहीं हैं, हमारे ऊपर दया मत करो प्लीज़, हम प्रतिरोध की आवाज़ है, हम कभी ना कभी तो लड़ेंगे। Thus, Dalit literature is committed to Dalit experience because it represents truth, dignity, identity, and the fight for equality. It transforms suffering into powerful expression and becomes a weapon against caste oppression. अतः दोस्तों, दलित साहित्य दलित अनुभव के प्रति कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह सत्य, गरिमा, है ना, यानी कि डिग्निटी, पहचान और समानता के संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है, को प्रतिनिधित्व करता है। यह पीड़ा को बिल्कुल मजबूती से अभिव्यक्ति में बदलकर जातिगत उत्पीड़न के विरुद्ध एक प्रभावशाली हथियार बन जाता है। यानी कि जाति के आधार पर अब दलित लोग हैं ज़्यादा अत्याचार नहीं सहेंगे, वो भी यूनिटी में आकर के लड़ेंगे। आगे देखो, एनालाइज द सिग्निफिकेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम हैबिट। दोस्तों, इस पोएम का टाइटल जो है, शीर्षक हैबिट क्यों रखा गया, इसका क्या महत्व है हैबिट का? वाई डज द पोइट कॉल इट हैबिट? तो लेखक ने, पोइट ने दोस्तों, इस कविता का नाम हैबिट क्यों रखा है वो आप सबको बता देना है। देखो, द टाइटल हैबिट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये जो टाइटल शीर्षक है कविता का, हैबिट, आदत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि द पोएम शोज हाउ कंटिन्यूस सफरिंग बिकम्स ए नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। एफ.एम. सिंधे यूजेज द वर्ड हैबिट टू डिस्क्राइब द पेनफुल कंडीशंस ऑफ ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल। तो हैबिट शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कविता आपको दिखाती कि लगातार मिलने वाला दुख और कष्ट किस प्रकार से जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाता है। एफ.एम. सिंधे ने दोस्तों आदत
एक पोएम लिखी है, तो आदर शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? शोषित और हाशिए पर, यानी कि जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनके लिए किया है कि वो लोग काफ़ी पीड़ादायक स्थिति है में रहते हैं, उनकी स्थिति बताने के लिए यहाँ पे हैबिट वर्ड यूज़ किया है। यही तो लिखना था, हैबिट नाम क्यों है इस पोएम का। आगे देखो, इन द पोएम द स्पीकर सेज दैट वंस ए पर्सन बिकम्स यूज टू पेन ही नेवर आफ्टरवर्ड्स फील्स एनीथिंग। दिस मीन्स दैट रिपीटेड सोरो, इंसल्ट, पॉवर्टी एंड इनजस्टिस मेक ए पर्सन इमोशनली नंब। तो कविता में दोस्तों ये जो पोएम है, इसमें स्पीकर कहता है कि जब कोई व्यक्ति दर्द का आदी हो जाता है, उसको बार बार पेन मिलता रहता है, हैबिट हो जाती है उसको पेन की, तो वह बाद में कुछ भी महसूस नहीं करता। इसका मतलब क्या है? बार बार मिलने वाला दुख, इंसल्ट और पॉवर्टी यानी कि गरीबी और अन्याय व्यक्ति को भावनात्मक रूप से शून्य बनाते हैं, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता। His blood neither freezes nor flows. It shows that his natural human feelings have almost died. The image of weight mud-slaved all over your bones suggests that suffering covers the person so deeply that even his inner strength becomes buried. Pain is no longer shocking because it has become daily routine. इसका मतलब क्या है? उसका खून न तो जमता है और न ही बहता है। ये क्या दिखाता है कि उसकी जो स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं वो लगभग मर जाती हैं। वो मतलब रिएक्ट ही नहीं करता। उसको कोई परेशान करता ना तो भी वो मतलब कुछ नहीं कहता उसे। तुम्हारी हड्डियां पर गीली मिट्टी पोत दी गई, मतलब ये लिखा ना यहाँ पे, वी वेट मड स्लेव्ड ऑल ओवर योर बोन्स। तुम्हारी हड्डियों पर गीली मिट्टी पोत दी गई है। ये दोस्तों इमेजरी है। यहाँ पे इमेजरी क्या होता है कि जैसे कि मैं कहूँ कि मैं तो जयपुर गया था, जयपुर में बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, अचानक बरसात आने लग गई और फिर हमने चाय पी ली और चाय में बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आया। तो दोस्तों आपके मन में ये सीन बन गया कि मैं जयपुर गया, बरसात आ गई। तो ये जो सीन बनते हैं आपके दिमाग के अंदर, ये बिंब कहलाते हैं हिंदी में, और इमेजरी इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर इमेजरी बताया गया क्योंकि दुख ने व्यक्ति को इतनी गहराई से ढक लिया है कि उसकी जो आंतरिक शक्ति है, इंटरनल पावर है, वो भी दब गई है। अब पीड़ा उसे चौंकाती नहीं, यानी कि दुख दर्द उसको परेशान नहीं करता क्योंकि वह उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका था दुख। The poet calls it habit because society forces the weak and poor to accept suffering as normal. For example, a laborer who faces daily humiliation and hunger may stop crying or protesting because he has become used to it. तो कवि ने दोस्तों इस कविता यानी कि जो पोइट है, पोएम का टाइटल हैबिट इसलिए रखा है क्योंकि समाज कमज़ोर और गरीब लोगों के दुख को सहने के लिए मजबूर कर देता है और वे उसे सामान्य मानने लगते हैं। जैसे कि एक मजदूर जो कि डेली भूख और इंसल्ट का सामना करता है, ह्यूमिलिएशन का मतलब अपमान या इंसल्ट का सामना करता है, तो वह रोना या विरोध करना ही छोड़ देता है क्योंकि जो मजदूर व्यक्ति है, लेबर व्यक्ति है, वो इन सिचुएशंस का हैबिट उसको हो चुका होता है, परिस्थितियों का आदी हो चुका होता है। आगे के लिखा है, दस द टाइटल इज आयरनिक एंड पावरफुल। हैबिट यूजुअली मीन्स ए सिंपल रिपीटेड एक्शन बट हियर इट मीन्स द ट्रेजिक हैबिट ऑफ लिविंग विद पेन। द पोएम एक्सपोजेज हाउ ऑपरेशंस कैन किल इमोशंस एंड साइलेंस ह्यूमन सेंसिटिविटी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो टाइटल है हैबिट, ये व्यंग्यात्मक है, आयरनिक है और बहुत ही इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली है। नॉर्मली दोस्तों आदत का मतलब क्या होता है? किसी काम को अगर हम बार बार करते हैं तो वही हमारी आदत बन जाती है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ दर्द के साथ जीने की दुखद आदत है। यह कविता पोएम आपको दिखाती है किस प्रकार से जो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, मनुष्य की भावना को ख़त्म कर देता है और उसकी जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, उसको भी वो मौन कर देता है, चुप कर देता है हमेशा के लिए। आ रहा समझ में? चलो आगे चलते हैं, 2-3 और सवाल और बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज ओरल ट्रेडिशंस? व्हाई डज द राइटर से दैट द नॉर्थ ईस्ट हैज़ ए वाइब्रेंट स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस? तो ओरल ट्रेडिशन का मतलब क्या? तो मौखिक परंपरा, यानी कि जब आप किसी नॉलेज, हिस्ट्री या कोई भी आपका विश्वास है, कोई भी गाना है, कोई भी आपके गांव की आसपास की कहानियाँ हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बोली जाती हैं, तो लैंग्वेज के माध्यम से उनका जो पहुंचना है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, वो ओरल ट्रेडिशन या मौखिक परंपराएं कहलाती है। जैसे कि दादी कहानियाँ नहीं सुनाती, बुआ नानी जो कहानियाँ सुनाती, वो ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ये कहानी कथन यानी कि स्टोरी टेलिंग की परंपरा रही है, तो वो आपको बता देनी है। देखो मैं पढ़ता हूँ यार इस आंसर को, ओरल ट्रेडिशंस का। ओरल ट्रेडिशंस मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ पासिंग नॉलेज, हिस्ट्री, बिलीव्स, सॉन्ग्स, मिथ्स, लेजेंड्स एंड स्टोरीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर
through spoken words, not written books. It includes folk tales, songs, proverbs, rituals and myths and community memories. तो दोस्तों ओरल ट्रेडिशन का मतलब क्या? मौखिक परंपरा का मतलब होता है ज्ञान, इतिहास, विश्वास, गीत, मिथक। मिथक क्या होते हैं? जो कि आसपास मतलब आप सुनते रहते हैं, देवी देवताओं की कहानियाँ हो सकती है, कुछ अप्सराओं की कहानी हो सकती है। मिथक लोक कथाएं और कहानियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोली जाने वाली भाषा के माध्यम से पहुँचना, न कि लिखित पुस्तकों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना। इसमें लोक कथाएं, गीत, कहावतें, रीति रिवाज, मिथक और समाज की जो यादें हैं ना, मेमोरीज, स्मृतियाँ, वो शामिल होती हैं। आगे देखो, द राइटर सेज दैट द नॉर्थ ईस्ट sorry has a vibrant storytelling traditions because many communities of this region have preserved their culture mainly through oral narratives. In the northeast, stories are not only for entertainment, they also teach moral values, explain nature, describe ancestor का मतलब पूर्वज, and preserve tribal identity. तो दोस्तों क्या है कि उत्तर पूर्व भारत जो है ना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये आपका उत्तर पूर्व भारत है। यहाँ पर दोस्तों स्टोरी टेलिंग की ट्रेडिशन है, परंपरा है कहानी कहने की, क्योंकि इस इलाके के अनेक कम्युनिटी, अनेक समुदायों ने अपनी संस्कृति को मुख्य रूप से मौखिक कथाओं के माध्यम से ही सुरक्षित रखा है। यहाँ कहानियाँ केवल एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वे नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देती हैं कि जीवन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या गलत है। ये कहलाता है नैतिक मूल्य। प्रकृति की व्याख्या करती हैं ये कहानियाँ, पूर्वजों का वर्णन करती है और जनजातीय पहचान यानी कि ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती हैं, संरक्षित रखती हैं। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अमोंग मैनी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स एल्डर्स नरेटर स्टोरीज अबाउट फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, स्पिरिट्स। स्पिरिट का मतलब आत्माएं, ओरिजिन ऑफ ट्राइब्स, ब्रेव वॉरियर्स, बहादुर योद्धा और कम्युनिटी कस्टम्स। दीज स्टोरीज कनेक्ट पीपल विद दियर लैंड, हिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट। तो उदाहरण के लिए दोस्तों, उत्तर पूर्व की अनेक जनजातियों, बुजुर्ग लोग जंगलों, नदियों, पहाड़ों, आत्माओं और जनजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, हमारी ट्राइब कहाँ से आई है, वीर योद्धाओं और सामुदायिक परंपराओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाते हैं। ये कहानियाँ लोगों को उनकी भूमि, इतिहास और पर्यावरण से जोड़ती हैं। आगे क्या लिखा है? दिस ट्रेडिशन इज कॉल्ड वाइब्रेंट बिकॉज इट इज़ लाइवली, क्रिएटिव एंड स्टिल एक्टिव इन डेली लाइफ। सॉन्ग्स, फोक टेल्स मतलब जो आसपास की लोक कहानियाँ होती हैं, एंड माइट्स आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, रिचुअल्स एंड कम्युनिटी गैदरिंग्स। थ्रू दीज स्टोरीज यंग पीपल लर्न रिस्पेक्ट फॉर नेचर, करेज, यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। इसका मतलब क्या है? इस जो मौखिक परंपरा है, ओरल ट्रेडिशन है, इस परंपरा को जीवंत या वाइब्रेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आज भी लोगों के दैनिक जीवन में सक्रिय, रचनात्मक और प्रभावशाली है। त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों और सामुदायिक सभाओं में गीत, लोक कथाएं, मिथक सुनाए और प्रस्तुत किए जाते हैं। इन कहानियों के माध्यम से युवा पीढ़ी प्रकृति के प्रति सम्मान, साहस, एकता और सांस्कृतिक गौरव सीखती है कि हमारी ट्राइब कितनी महान रही है, हमारा पास्ट कितना अच्छा रहा है, हमारा कल्चर कितना अच्छा है। दस ओरल ट्रेडिशन इज लाइक a living library of the people. The Northeast's storytelling traditions keep its rich cultural diversity alive and gives voice to communities whose stories were often not written in official books. तो क्या कहा जा रहा है? अतः जो ओरल ट्रेडिशन यानी कि मौखिक परंपरा लोगों के लिए एक जीवित पुस्तकालय के समान है। उत्तर पूर्व भारत की जो कहानी कथन परंपरा है, ओरल ट्रेडिशन, स्टोरी टेलिंग परंपरा है, उनकी समृद्ध यानी कि रिच, उनकी सांस्कृतिक विविधता को जीवित रखती है और वे समुदायों को आवाज़ देती है जिनका इतिहास अक्सर लिखित पुस्तकों में दर्ज नहीं आता। हर बात इतिहास की किताबों में नहीं लिखी है दोस्तों। कहाँ पे मिलेगी? मौखिक परंपरा में ओरल ट्रेडिशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये सवाल दोस्तों काफ़ी बार आया है। राइट ए ब्रीफ नोट मतलब आपको एक संक्षिप्त रूप में लिखना है, टिप्पणी करनी है। योर अंडरस्टैंडिंग आपकी जो समझ है लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि उत्तर पूर्व भारत का जो साहित्य है उसके बारे में आपकी क्या समझ है वो आप बता दो। तो लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज रिच, diverse and deeply connected with nature, identity, history and struggle. This region includes many communities, languages and cultures, so its literature reflects a strong sense of plurality and cultural diversity. इसका मतलब क्या है
उत्तर पूर्व भारत का जो साहित्य है ना, लिटरेचर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत ही रिच है, समृद्ध है, विविधतापूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे अनेक ट्राइबल कम्युनिटीज़, अनेक जनजातीय समाज रहते हैं। उनका जीवन जीने का तरीका अलग है, उनका कल्चर अलग है, और प्रकृति, पहचान और इतिहास और संघर्ष से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में अनेक समुदाय, भाषाएँ और संस्कृतियाँ निवास करती हैं, इसलिए यहाँ का साहित्य बहुलता, प्लूरलिटी और सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी की सशक्त अभिव्यक्ति है। आगे देखो, नॉर्थ ईस्टर्न राइटर्स ऑफ्टन प्रेजेंट माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, माइट्स एंड फोक ट्रेडिशंस एज लिविंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। फॉर एग्जांपल इन हिजन हिराव, हिजन का मतलब बहुत बड़ा पेड़, हिराव का मतलब वो पेड़ रो रहा है दुख में। नेचर इज शोन एज ए ग्रेविंग मदर हु मोन्स द कटिंग ऑफ ए ट्री। दिस रिफ्लेक्ट्स इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एंड इमोशनल अटैचमेंट टू द इन्वायरमेंट। तो दोस्तों, उत्तर पूर्व के साहित्यकार नॉर्मली पहाड़ों, नदियों, जंगलों और मिथकों को लोक परंपराओं को मानव लाइफ का, इंसान की लाइफ का अभिन्न अंग मान के प्रस्तुत करते। उदाहरण के लिए हिजन हिराऊ कविता में प्रकृति को एक शोकाकुल माँ, यानी कि ऐसी माँ जो कि रो रही है ना, अपने बेटे को अपनी छाती से चिपकाई हुई है, तो ऐसा बताया गया। जो अपने एक पेड़ है उसको बेटा मानती है और उसके कट जाने पे विलाप करती है, रोती है। यह पर्यावरण के प्रति सेंसिटिविटी और नेचर से इमोशनल कनेक्शन, यानी कि भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। आगे देखो, अनदर इम्पोर्टेंट फीचर इज द एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस, इंसर्जेंसी एंड फियर। इन केस न्योंग केरान poems, the colors of truth, red and black colors symbolize bloodshed, death and bitter reality of conflict hit society। उत्तर पूर्वी साहित्य की एक अन्य विशेषता क्या है? हिंसा, उग्रवाद, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़, यानी कि जो जनजातियाँ है ना यहाँ पे, है ना, उनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती है। हिंसा, उग्रवाद और भय के अनुभवों का चित्रण है इन लिटरेचर में। के.एस. नोंग किनरही की कविता है एक, द कलर्स ऑफ ट्रूथ, ये आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगी। द कलर्स ऑफ ट्रूथ में लाल और काले रंग जो है, रेड कलर और ब्लैक कलर क्या बताता है? ब्लड शेड को बताता है, यानी कि खून बह रहा है, रक्तपात हो रहा है, मृत्यु तथा संघर्षग्रस्त समाज की कठोर वास्तविकता का प्रतीक है। आगे देखो क्या लिखा है, द लिटरेचर आल्सो गिव वॉइस टू पीपल हु फील मार्जिनलाइज्ड और इग्नोर्ड बाई मेन स्ट्रीम इंडिया इट शोज दियर पेन, मेमोरी एंड रेजिस्टेंस एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी। तो ये साहित्य उन लोगों को आवाज़ देता है जो मुख्य धारा के भारतीय समाज में इग्नोर किए गए, उपेक्षित किए गए, है ना, जो लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, यानी कि हाशिए पर जो समूह रहते हैं, जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, जो दलित होते हैं, उनको मार्जिनल कम्युनिटी के लोग कहते हैं। यह उनके दुख, उनकी यादें, उनका प्रतिरोध और पहचान की खोज को बताता है। ठीक है, आगे देखिए, दस नॉर्थ ईस्ट लिटरेचर इज नॉट ओनली रीजनल राइटिंग, इट इज़ ए पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस, कल्चरल प्राइड एंड सोशल रियलिटी। इट इज अस टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट नेचर एंड अंडरस्टैंड द हिडन स्ट्रगल्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व का जो साहित्य केवल क्षेत्रीय साहित्य नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक यथार्थ, यानी कि सोसाइटी की जो रियलिटी है उसकी एक बहुत ही मजबूत अभिव्यक्ति है। ये हमें विविधता का सम्मान करना, प्रकृति की रक्षा करना और विभिन्न समुदायों के छिपे हुए संघर्षों को समझना सिखाता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरी तरफ से, फिर वीडियो नंबर 4 का इंतज़ार करना दोस्त। मैं तभी अपलोड करूँगा जब आप कहेंगे तभी, क्योंकि मेरे को टाइम लगता है यार। देखो अभी मैं कितनी देर से बोले जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द कलर्स ऑफ ट्रूथ? ये एक दोस्तों पोएम है, कलर्स ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के अनेक रंग, सच्चाई के रंग। तो किसके द्वारा लिखी गई? सेंट्रल थीम का मतलब होता है मतलब कवि का, पोइट का क्या यहाँ पे मुख्य संदेश है। सेंट्रल थीम का मतलब केंद्रीय जो संदेश होता है, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, मुख्य संदेश क्या है कवि का। तो द सेंट्रल थीम ऑफ द कलर्स ऑफ ट्रूथ बाय के.एस. न्योंग किरनहा इज़ द पेनफुल रियलिटी ऑफ वायलेंस, फियर एंड पॉलिटिकल In society, the poem shows that truth is not always beautiful or comforting। तो दोस्तों इसका भी बता देता हूँ, मैं हिंदी में बता देता हूँ, फिर अपने वर्ड्स में आप लिख देना। यहाँ पर दोस्तों द कलर्स ऑफ ट्रूथ एक पोएम है जो किसके द्वारा लिखी गई? के.एस. नोंग किनरिह के द्वारा।
बहुत ही पेनफुल रियलिटी, मतलब ये बहुत ही दर्दनाक सच्चाई को बताता है कि समाज के अंदर हिंसा फैल रही है, डर है और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट यानी कि राजनीतिक रूप से संघर्ष चल रहा है समाज में। द पोएम शोज दैट ट्रूथ इज़ नॉट ऑलवेज ब्यूटीफुल और कंफर्टिंग, मतलब सच्चाई जो है आपको हमेशा सुंदर लगेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कंफर्ट भी नहीं देती सच्चाई। समटाइम्स इट अपीयर्स इन डार्क एंड फ्राइटनिंग फॉर्म्स, यानी कि जो सच है दोस्तों कभी कभार अंधकार के रूप में आता है और डराने के रूप में आता है। द पोएट यूजेस कलर्स एज पावरफुल सिम्बल्स, कवि ने है ना ये ब्लैक कलर, रेड कलर, इनको एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया, पावरफुल सिंबल की तरह इस्तेमाल किया है। द रेड कलर्स रिप्रेजेंट्स ब्लड शेड, लाल रंग क्या बताता है, खून बह रहा है, वॉयलेंस हिंसा हो रही है, एंड डेथ लोग मर रहे हैं, लाल रंग का ये मतलब है। द ब्लैक कलर रिप्रेजेंट डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन एंड होपलेसनेस, यानी कि काला रंग जो है क्या बताता है दोस्तों इस कविता के अंदर, वो बताता है अंधेरे को, विनाश को, और कोई उम्मीद बची नहीं है लोगों के पास में, तो ये ब्लैक कलर बताता है। थ्रू दीज कलर्स द पोइट प्रेजेंट्स द बिटर ट्रूथ ऑफ टाउन्स अफेक्टेड बाई इंसर्जेंसी एंड कन्फ्लिक्ट, तो इन रंगों के माध्यम से जो कवि है वो हमें बताता है कि समाज की जो कड़वी सच्चाई है वो क्या है, कि यहाँ के जो टाउन्स हैं वहाँ पर विद्रोह हो रहा है और वहाँ पे संघर्ष चल रहा है। आगे देखिए, द पोएम आल्सो शोज हाउ ऑर्डिनरी पीपल बिकम पाउंड्स, यानी कि दोस्तों किस तरह से जो साधारण व्यक्ति हैं वो भी कठपुतली बन जाते हैं इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल ग्रुप्स, शक्तिशाली समूह जो लोग हैं वो साधारण व्यक्तियों का प्रयोग करते हैं हिंसा में। दे आर यूज इन पॉलिटिकल फाइट्स और सफ़र साइलेंटली, मतलब साधारण लोग हैं ना वो भी परेशान किए जाते हैं और चुपचाप से वो भी सहते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ए कॉन्फ्लिक्ट हिट टाउन, मतलब ऐसा कस्बा जहाँ पे संघर्ष चल रहा है, कॉमन पीपल मे लूज देयर पीस, सेफ्टी एंड नॉर्मल लाइफ बिकॉज ऑफ वायलेंस बिटवीन आर्म्ड ग्रुप्स एंड अथॉरिटीज़, जो सरकारें हैं जो हथियारों के साथ ऐसे समूह लड़ रहे हैं सरकारों के साथ, तो दोस्तों जब लड़ाई होती है ना तो नॉर्मल इंसान भी उसमें पिस जाता है, क्योंकि उसकी शांति, उसकी सुरक्षा और उनका जो आम जीवन था वो बर्बाद हो जाता है। दस द पोएम इज स्ट्रॉन्ग कमेंट ऑन सोसाइटी वेयर फियर बिकम्स पार्ट ऑफ डेली लाइफ, तो इस तरह से ये जो कविता है दोस्तों द कलर्स ऑफ ट्रूथ, ये स्ट्रॉन्ग कमेंट करती है सोसाइटी पे, समाज पे, जहाँ पर डर है वो डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। इट्स मैसेज इज़ दैट वी मस्ट रिकॉग्नाइज द हार्श ट्रूथ ऑफ वायलेंस एंड वर्क फॉर पीस, ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस, तो इस कविता का संदेश क्या है, मैसेज क्या है इस पोएम का, कि वी मस्ट रिकॉग्नाइज, हमें पहचानने की आवश्यकता है कि समाज का असली सच क्या है, हिंसा यहाँ पे है और इसलिए दोस्तों हमें काम करना चाहिए शांति की तरफ, मानवता की तरफ और न्याय के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप सोल्ड PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर मैं इसी तरह से पढ़ाना पसंद करता हूं जिस तरह से अभी पढ़ाया है। अगर आपको ये सब PDF चाहिए BEGC 132 की, तो दोस्तों इसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7891990537, इस नंबर से आप कनेक्ट हो सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं PDF को बाई करने के लिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और फीडबैक ज़रूर से देना दोस्तों कैसा लगा, और अगर आप चाहेंगे तो दोस्तों वीडियो नंबर 4 भी आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, फिर आपके चारों ब्लॉग कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपकी पूरी तैयारी फिर करवा दी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद।